नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा प्रमुख टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ की जनजातियों को पढ़ेंगे हम। जो बच्चे पीएससी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं और एनएमडीसी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जनजाति, क्योंकि इनसे संबंधित पर्व, बोली, जो त्यौहार खासकर मनाए जाते हैं बस्तर संभाग में या उत्तरी संभाग या मध्य संभाग में छत्तीसगढ़ के, उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा, उनके त्योहारों से संबंधित। तो जब भी बात करते हैं जनजाति, तो आप जनजाति से क्या समझते हैं? पूरे भारत या फिर छत्तीसगढ़ की जनजाति, तो इनमें क्या डिफरेंस होता है? इन सबसे पहले तो ये कह सकते हैं इनकी जो जीवन शैली है, रीति रिवाज है, पारंपरिक या संस्कृति, सब कुछ अलग होने के कारण जनजातियों को एक अलग महत्व है। पूरी जनसंख्या, जो जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा है जनजाति, ठीक है, न केवल राज्य, पूरे भारत में अलग सांस्कृतिक पहचान है जनजातियों की। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ की जनजातियां अपने विशिष्ट रहन सहन, लोक कला, लोक नृत्य और रीति रिवाजों के लिए प्रसिद्ध हैं, जो इस राज्य को अन्य राज्यों से बहुत अलग बनाते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ की भूमि पर बसे आदिवासी समुदाय प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने की एक मिसाल प्रस्तुत करते हैं। अब बात करेंगे खासकर इनमें जो जनजातियों की, पहले तो सबसे पहले भारत की जनजाति पूछी जाती है। तो भारत की जनजाति में कुल कितने प्रकार हैं? कुल 706 प्रकार हैं भारत की जनजातियों। अगर मैं बात करूं केवल छत्तीसगढ़ की, तो 43 प्रकार की जनजातियां हैं छत्तीसगढ़ में। पूरे भारत में जनजातियों की संख्या, जो जो प्रकार है, उनके प्रकार हैं 706, और छत्तीसगढ़ में कुल 43 प्रकार हैं छत्तीसगढ़ की जनजातियों में। अब पूरा देश या छत्तीस, ना ही केवल राज्य, पूरा देश संविधान को मानता है, संविधान सर्वोपरि है। तो जनजातियों के लिए खास एक उल्लेख किया गया है प्रावधान आर्टिकल में, जो कि संविधान में लिखा गया है, आर्टिकल नंबर 342। कौन सा? आर्टिकल नंबर 342 में खास उल्लेख है जनजातियों के बारे में। ठीक है, तो उनके लिए अलग प्रावधान दिए गए हैं आर्टिकल नंबर 342 में। जब मैं बात करूं पूरे भारत में, ये पूरा डाटा भारत का है, पूरे भारत में पिछड़ी जनजातियां कुल कितने हैं? जो कि कुल विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं 75। अगर मैं बात करूं केवल छत्तीसगढ़ की, तो केवल छत्तीसगढ़ में 7 प्रकार की विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। पहले तो मैंने कहा जनजाति, जो कि जनजाति के अंतर्गत आते हैं, उसमें भी पिछड़ी जनजाति, यानी अगर आप समझें इसको एक इमेज से समझते हैं, सर्कल से, ये है जनजातियाँ। ठीक है, ये है जनजातियों का एक सर्कल, पूरी जनजातियों की समझो संख्या। ठीक है, इसके अंदर कुछ ऐसी जनजातियाँ हैं जो बहुत पिछड़े हैं। पिछड़े का अर्थ क्या होता है? आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, या तो कह सकते हैं आप शिक्षा के तौर पर, इनकी जो शिक्षा का स्तर है बहुत कम है ना, आर्थिक का स्तर बहुत कम है। तो ऐसी कुछ जनजातियां हैं जो विशेष पिछड़ी हैं, यानी अब आज भी अगर देखा जाए 2025 में भी बहुत पिछड़ी हैं ऐसी कुछ जनजातियां, जो और कुछ ऐसी जनजातियां जो समाज के प्रति, समाज में नहीं इन्वॉल्व हैं अभी भी। ठीक है, उनकी गिनती करी जाती है, लेकिन कुछ ऐसे जनजाति हैं जो अभी भी काफ़ी दूर हैं समाज से, और अगर विकास के स्तर पर देखा जाए, उनका जो विकास स्तर है बहुत ही कम है। तो ऐसे जनजातियों को आपको समझना होगा, और ख़ासकर जब छत्तीसगढ़ में हम 43 जनजातियों की बात करें, 43 प्रकार की जनजातियाँ हैं, जिसमें से 7 पिछड़ी जनजातियों को दर्जा प्राप्त हुआ है विशेष पिछड़ी जनजातियाँ। ठीक है, विशेष पिछड़ी जनजातियाँ, आपको इस पे ध्यान देना होगा। और पूरे भारत में 75 प्रकार की जो जनजातियाँ हैं, वो कौन से हैं? विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं। अगर प्रकार पूछा जाए तो 706 प्रकार की जनजातियाँ हैं पूरे भारत में। अब इन जो जनजातियों में हमें किसे टारगेट करना होगा और हमें किसे पढ़ना होगा, इसको समझते हैं। अब जब जनजातियों की बात करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, जब आप मैं जनजातियों के बारे में जान रहे हैं, तो पक्का इसके लिए कोई ना कोई रिसर्च सेंटर होगा। अब ये रिसर्च सेंटर छत्तीसगढ़ में कहाँ है, आपको याद रखना है। जो छत्तीसगढ़ में, रायपुर में क्या है, इसका रिसर्च सेंटर है, यानी इन जनजातियों के ऊपर रिसर्च। मैं अगर कह रहा हूँ 7 जनजातियाँ पिछड़ी जनजातियाँ हैं, या सरकार कह रही है या फिर राज्य कह रही है, तो ऐसे कैसे पता चलेगा? पक्का इनके ऊपर रिसर्च किया होगा। रिसर्च करके, समझ के, इनके जो जनसंख्या का क्रम, साथ ही साथ जनसंख्या को गिना गया होगा, इनके जो जीवन शैली को समझा गया होगा। तो खासकर इसके लिए एक रिसर्च सेंटर है, कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में, रायपुर में। मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ की। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ में जनजातियाँ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है।
जो कि आपका रायपुर में है। कहाँ पर? रायपुर संभाग के अंतर्गत नवा रायपुर अटल नगर में इसका क्या है? अनुसंधान केंद्र है। चलो, आपने रिसर्च किया और बता दिया कि ऐसे ऐसे जनजाति इनकी जीवन शैली है। अब आपने ये भी बोल दिया कि आर्टिकल नंबर 342 के तहत जनजातियों के प्रावधान है। आपने इनके प्रकार बता दिए और खासकर विशेष पिछड़ी जनजातियों का भी डाटा दे दिया। अब जैसा कि हम देखते आते हैं कि हमारे भारत में अलग अलग म्यूज़ियम बनाए गए हैं। क्यों? कैसे? अब देखिए, आज के डेट पे 2025 के जो जनरेशन है, इसमें क्या कोई ऐसे वेशभूषा अलग अलग इनकी जो जीवन शैली, यहाँ पे कुछ हाथ में कुछ ऐसे लकड़ी से पकड़े हुए हैं, तो इनकी जो जीवन शैली है या इनके इतिहास से संबंधित अगर बात की जाए तो इनके वेशभूष आभूषणों को कुछ ऐसे ऐतिहासिक धरोहर, यानी अगर आने वाले जनरेशन को पता चलना चाहिए कि हमारे भारत में और हमारे छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की जनजातियाँ निवासरत थी और उनके लिए जो उन आभूषणों को क्या किया जाए, स्टोर किया जाए, यानी म्यूज़ियम में छुपा कर रखा जाए, ताकि लोग आए, जो आने वाले जनरेशन इस चीज़ को समझे, हमारी संस्कृति को समझे जो कई वर्षों से चली आ रही है। तो इसके लिए एक म्यूज़ियम बनाया गया। कहाँ पर? एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूज़ियम जगदलपुर धर्मपुरा। धर्मपुरा में इसका क्या है? एक म्यूज़ियम है। आपने एक रिसर्च सेंटर बता दिया अटल नगर रायपुर में। आपने ये बोल दिया कि चलो भाई, इनके आभूषण, इनके जो रीति रिवाज से संबंधित जो भी चीज़ है, मतलब आभूषण या फिर वस्त्र, जो भी आप उनके द्वारा बनाया गया शिल्प कला, हथियार आप बोल सकते हैं, औजार, तो ऐसे चीज़ों को कहाँ पे एक म्यूज़ियम में रखा गया है ताकि आने वाले जनरेशन को पता चले। और ये म्यूज़ियम कहाँ पर है? आपके धर्मपुरा जगदलपुर में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है, एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूज़ियम कहाँ पर है छत्तीसगढ़ में? जो कि बस्तर संभाग के अंतर्गत आपके धर्मपुरा जगदलपुर में स्थित है एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूज़ियम। ठीक है, मैं निर्जातीय म्यूज़ियम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, निर्जातीय म्यूज़ियम। तो याद रखेंगे, मैंने पहले भी बस्तर संभाग पढ़ाते हुए बताया है एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूज़ियम के बारे में, जो कि ठीक है, पोलॉजिकल म्यूज़ियम कहाँ पर है? धर्मपुरा जगदलपुर में है। तो आपके लिए थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने यही बात की, भारत की जनजातियों का प्रावधान 342 में है, छत्तीसगढ़ की जनजातियों का प्रावधान 342 सेम है। भारत में कुल प्रकार हैं 706 और 43 है छत्तीसगढ़ में, यही चीज़ हमने समझा। विशेष पिछड़ी जनजाति हैं 75 और छत्तीसगढ़ में कुल विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या है 7। अब देखिए, अब इसके द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा 5 जनजातियों को कहा गया है विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है, जिसमें से 2 जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की गई है। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने बोला कि भाई ये 5 जो जनजाति हैं ये वाकई में पिछड़ी है, और राज्य बोलता है कि मैं भी आपको 2 नाम देता हूँ जो इसके अंतर्गत आती है। विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या हो गई कुल कितनी? 7 विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं। ठीक है, जनसंख्या के प्रतिशत की बात करें तो पूरे भारत में 8 यानी पूरी जनसंख्या का कुल का 8.6% क्या है? जनजाति है, और 30.62% छत्तीसगढ़ की जनजातियां हैं पूरे जनसंख्या का कुल का। ठीक है, जब मैं बात करता हूँ जनसंख्या का क्रम का, तो यहाँ पे आपको याद रखना है भील सबसे, जनसंख्या के आधार पर जनजाति की संख्या है, भील सबसे ज़्यादा है, फिर गोंड है, फिर संथाल है। उसी तरह छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा है गोंड, उसके बाद आते हैं कंवर, फिर आते हैं उराव। ठीक है, अगर मैं राज्य की बात करूं तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है जनजातियों की, फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा, और मैं खासकर छत्तीसगढ़ में बात करूं जिलों के आधार पर तो जशपुर जिला में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, ठीक है, क्रम है जनसंख्याओं का, फिर बस्तर है, फिर रायगढ़ है। तो ये कुछ कहानी पूरे संबंधित है ना, तो इसको आपको याद रखना है। अब देखिए, इंग्लिश वाले यहाँ से नोट कर सकते हैं, आप यहाँ से बुक में भी, किताबों में भी दिया गया है यह चीज़, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब देखिए, आप ये चीज़ समझिए कि जब छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था, ठीक है, छत्तीसगढ़, थोड़ा सा इसको हटाते हैं, इसको एक काम करते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य कब बना? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बना। लेकिन इससे पहले ये छत्तीसगढ़ का ये जो मानचित्र है किस हिस्से के अंतर्गत था? तब था यह मध्य प्रदेश के अंतर्गत, यानी एमपी लिख लेते हैं, मध्य प्रदेश के अंतर्गत यह हिस्सा था। मध्य प्रदेश से अलग होकर बना छत्तीसगढ़ राज्य। तो छत्तीसगढ़ राज्य जब बना तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 लागू किया गया, उसके तहत मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है आपका छत्तीसगढ़।
यानी उस समय से पहले ही केंद्र सरकार और जो कि केंद्र सरकार के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया था कि ये सब जनजातियां हैं और इसमें पिछड़ी जनजातियां ये हैं। पहले से इसकी सूची रही होगी, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि ये पहले जो कि मध्य प्रदेश का हिस्सा था, उस समय जो राज्य था, है ना, उस समय जो इसकी सरकार थी, उस समय यह सुनिश्चित किया गया था इस सूची में इतनी सारी जनजातियां हैं। तो राज्य बनने के बाद क्या इस सूची को बदला गया? जी नहीं, नहीं बदला गया। ठीक है, तो जो जनजातियों की सूची थी उसी को ही आधार रख के ही जब छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ राज्य बना, उन्हीं जनजातियों को उसी सूची के अंतर्गत यहाँ पे शामिल किया गया। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार सूची लिस्ट छत्तीसगढ़ की जनजातियों की सूची मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 शामिल किया गया। इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया। उन जनजातियों की सूची को जैसे का तैसा उठा के छत्तीसगढ़ के जब राज्य बना इसके सूची में शामिल कर दिया गया। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कुल 43 प्रकार की जनजातियाँ, ये जनजातियाँ 161 उप जातियों में भी विभाजित है। अब देखिए, जो अनुसूचित जनजातियां पहले से मध्य प्रदेश के लिए अधिसूचित थी, उन सभी जनजातियों को स्वतः ही छत्तीसगढ़ राज्य के लिए मान लिया गया, है ना। उसमें जो लिस्ट था उसको छत्तीसगढ़ के लिए मान लिया गया। इसमें बिना किसी बाधा के, बिना किसी बोल सकते हैं प्रोटेस्ट के, बिना किसी तामझाम के उस लिस्ट को मान लिया गया छत्तीसगढ़ के द्वारा। छत्तीसगढ़ को नया राज्य बनाते समय जनजातियों सूची को दोबारा अधिसूचित नहीं किया गया, बल्कि पुरानी सूची को ही क्या किया गया? राज्य के द्वारा स्वीकार किया गया। अब देखिए, आर्टिकल 342 जब बना, छत्तीसगढ़ बन गया 2000 में। अब सेक्शन धारा पूछता है, ठीक है, तो सेक्शन धारा 20 के तहत इस सूची को अपनाया गया। इसमें नवगठित राज्य में जनजाति अधिकारों और आरक्षण आदि को बिना बाधा के लागू किया जा सका। नए कानून या सूची बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। पहले से चली आ रही जनजातीय सूची को ही लागू मान लिया गया। पुरानी सूची को नए राज्य में भी वैध मान लिया गया। तो ये सब कहानी उससे संबंधित है कि जब भाई राज्य बना और राज्य अलग हुआ तो उसी सूची को बिना किसी बाधा के वैध माना गया कि भाई हाँ, आप जनजाति की कैटेगरी में आते हो। अब होता है मेन कहानी स्टार्ट। ठीक है, तो जो बच्चे हमसे जुड़े हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपका यहाँ पे जो जनजाति का बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर होगा। आप एंड तक बने रहिए। अब देखिए, छत्तीसगढ़ को सबसे पहले आप 3 भागों में बांटिए। हम बात करते हैं संभाग। 5 संभाग हैं और 33 जिले हैं। आप जिले के आधार पे कभी जनजाति को याद न करें, न रटते बैठे रहिए। सबसे पहले आप इसको 3 भागों में बांटिए, उत्तरी भाग, मध्य भाग और दक्षिणी भाग। कैसे कहा मैंने? उत्तरी भाग। उत्तरी भाग में आप ये हिस्सा ले लिए और मध्य भाग में आप ये हिस्सा ले लीजिए और दक्षिण भाग में ये हिस्सा लिए। इसको 3 हिस्सों में बांटिए आप सबसे पहले। ठीक है, जनजाति को समझने से पहले उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। तो ऐसा माना जाता है कि जो मध्य की कंपैरिजन में उत्तर साइड और दक्षिण साइड जनजातियों को निवासरत और अधिक जनजातियां पाई जाती हैं उत्तर और दक्षिण में, न कि मध्य में। मध्य कुछ, क्योंकि ये पूरा सेक्शन बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है ना। यहाँ पे आप कैपिटल देखेंगे, आसपास के क्षेत्र थोड़ा सा अर्बन क्षेत्र हो जाता है। तो इस क्षेत्र में दोनों के कंपैरिजन में मध्य में कम जनजातियों का निवासरत, या बोल सकते हैं कि उत्तरी और दक्षिण में सबसे ज़्यादा जनजातियों का जो कि पिछड़ी जनजाति है और यहाँ ज़्यादा ऊपर नीचे बसे हुए हैं। अब देखिए, तो हमने इसको बांटा उत्तरी संस्कृति के आधार पर, मध्य संस्कृति के आधार पर और दक्षिण संस्कृति के आधार पर, यानी नॉर्दर्न कल्चरल रीजन, सेंट्रल और सदर्न रीजन। तो हम 3 भागों में इसको संस्कृति के आधार पर, हमने यूं ही नहीं बांटा, इसकी संस्कृति, जीवन शैली के आधार पर हम इन जो छत्तीसगढ़ को अलग 3 भागों में इसे बांटते हैं। ठीक है, इनकी जीवन शैली, रीति रिवाज, पारंपरिक संस्कृति, सभी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम 3 भाग में इन्हें बांटते हैं। अब देखिए, यही कह रहा उत्तर सांस्कृतिक क्षेत्र की जनजातियाँ। अब उत्तर साइड कौन सा संभाग हो गया? सरगुजा संभाग ऊपर वाले को मान लिए। मध्य में आप 2 संभाग यहाँ पे कौन कौन से, देखिए आपके मध्य में 3 संभाग यहाँ पे इंक्लूड हुए हैं। वो कौन कौन से संभाग हैं? देखिए, ये आपका ऊपर साइड बिलासपुर संभाग, बिलासपुर। आप इस साइड देखोगे प्लस रायपुर संभाग, और यहाँ ये जो आपका दुर्ग संभाग है, ये आपका रायपुर संभाग है, ये आपका बिलासपुर संभाग है। ठीक है, बिलासपुर संभाग के अंतर्गत 8 जिले, इधर आपका 1 2 3 4 5 जिले आपके रायपुर के, इधर 1 2 3 4 5 6 7, इधर से 7 जिले आपके। ठीक है, तो प्लस दुर्ग, ये सबको क्या मान लिया गया? इसको मान लिया गया मध्य सांस्कृतिक, यानी सेंट्रल कल्चरल रीजन के रूप में इसे माना गया। अब नीचे के जो 7 जिले हैं, इसको दक्षिण सांस्कृतिक के रूप में माना गया। कौन कौन से? कांकेर हो गया आपका,
इधर आपका नारायणपुर, कोंडागांव, ठीक है, इधर आपका बीजापुर, ठीक, ये आपका सुकमा, और इधर हो गया आपका बस्तर और दंतेवाड़ा। तो ये 7 जिलों को दक्षिण सांस्कृतिक के क्षेत्र में, और यहाँ 7 और ऊपर 8 या 8 बिलासपुर में 8 जिले, 7 और 8 15, 15 और 5 15 और 5 20, टोटल 20 जिले, जो कि इसको कुल इनको मान लिया गया मध्य सांस्कृतिक यानी सेंट्रल रीजन में। तो यही कह रहा है सरगुजा संभाग जो कि उत्तर सांस्कृतिक, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग के निवासरत जनजातियों को मध्य सांस्कृतिक का दर्जा प्राप्त, और दक्षिण सांस्कृतिक के अंतर्गत आपके पूरे बस्तर संभाग के निवासरत जनजातियों की बात कर रहे हैं, ठीक है, निवासरत जो जनजाति है उनके सांस्कृतिक के आधार पर। अब देखिए, विशेष पिछड़ी जनजातियां, आप 43 में से जब 7 को दर्जा दे रहे हो विशेष पिछड़ी जनजातियां, छत्तीसगढ़ राज्य में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चिन्हित वे जनजातियां हैं जिन्हें जिन्हें किसे माना जाता है पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप यानी विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में माना जाता है। ये है 7 जनजातियां। अब ये 7 जनजातियां कौन सी है, आप इसको पहले समझिए कौन कौन है ये। बैगा हो गया, केंद्र के द्वारा बैगा, अबुझमाड़िया, कोरकू, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर। यानी केंद्र सरकार कहता है कि भैया आप इन 5 जनजातियों को क्या विशेष दर्जा दें, ये पिछड़ी जनजातियाँ, यानी बहुत पिछड़े हैं आर्थिक स्थिति से। अगर शिक्षा का स्तर देखें, ठीक है, वो भी कम है, आर्थिक का स्तर, समाज में कितने इन्वॉल्व हैं ये भी कम है। अब देखिए, राज्य सरकार ने कहा कि नहीं भैया, भुंजिया और पंडो भी क्या है, विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये कुल जनजातियों की संख्या कितनी हो गई पिछड़ी, 7 जनजातियां ऐसे हैं जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। आपसे पूछता है डायरेक्ट प्रश्न कि कितनी जनजातियां पिछड़ी जनजातियां हैं। जो बच्चे एनएमडीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बाकी लोग के लिए भी, ठीक है। अब देखिए, मैं आप पिछड़ी जनजाति का एक बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ आपको बिरहोर से, क्योंकि बिरहोर के जो कार्यकर्ता, बिरहोर कार्यकर्ता नहीं बोल सकते, उनके बिरहोर के भाई श्री जोगेश्वर यादव जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। हाल ही में मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। बहुत ही उन्नत व्यक्ति हैं, यानी आप इनके बारे में अगर जानेंगे तो मैं आपको बताऊं, बिरहोर पूरे भारत में इनकी संख्या है कुल 1200, मात्र 1200 संख्या है पूरे भारत में बिरहोर की। यानी इनकी संख्या और भी है, लेकिन वो समाज में आके मिल नहीं रहे। कारण बिरहोर जो कि बहुत पिछड़े हैं और ये समाज में अभी तक आके प्रॉपर तरीके से मिले नहीं है, यानी लोगों के बीच है तो, लेकिन ये नहीं बता रहे कि भाई हम बिरहोर हैं। क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि मैंने इनकी कहानी सुनी, इनके द्वारा श्री जोगेश्वर यादव जी से मेरी मुलाकात हुई। जोगेश्वर यादव जी ने मुझे बताया कि जो बिरहोर हैं वो अपने आप को, अपनी संस्कृति और अपना जो जनजाति का विवरण नहीं देते, न बताते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस समय ये जो कि बंदरों का शिकार किया करते थे और बहुत ही पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे, और लोग इनके बारे में, इन जनजातियों के बारे में, यानी बिरहोर के बारे में लोग क्या सोचेंगे बोल के वे अपने आप को समाज के प्रति सामने नहीं लेके आ रहे थे बिरहोर। तो ऐसे उस समय इनकी स्थिति को देखकर, बिरहोर की स्थिति को देखकर श्री जोगेश्वर यादव जी ने अपना पूरा जीवन इस जनजातियों के पीछे लगा दिया। उनके समाज में, उनके कार्य के लिए, उनको उठाने के लिए, समाज में बराबर इक्वालिटी का दर्जा दिलाने के लिए और उनको सामने लाने के लिए, पूरे समाज में सामने लाने के लिए हमेशा उनसे जुड़े रहे। तो खासकर इनको बिरहोर के भाई के नाम से जाना जाता है। किन्हें? जोगेश्वर यादव जी को। तो डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, बिरहोर के भाई के नाम से छत्तीसगढ़ में किस प्रमुख व्यक्ति को जाना जाता है? तो याद रखें, पद्मश्री सम्मानित जोगेश्वर यादव जी, 2024 में इन्हें सम्मानित किया गया। इसी समाज के प्रति कार्य को देखते हुए इन्हें सम्मानित किया गया। तो जो कि बिरहोर हैं, बहुत ही पिछड़े हैं, और छत्तीसगढ़ में इनकी कुल संख्या है 900। सबसे ज़्यादा आपको झारखंड में मिलेंगे, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा में भी पाए जाते हैं। तो अभी तक इनका जो काउंटिंग हुआ है सिर्फ मात्र 1200। इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है पूरे भारत का, उनमें से सिर्फ 1200 संख्या बोलने से आप समझ सकते हैं इनका जो समाज के प्रति, समाज में इनका इन्वॉल्वमेंट कितना कम है। तो और भी हैं बिरहोर के, लेकिन वे सामने नहीं आ रहे। अभी वो धीरे धीरे लोगों के बीच और अपना जो विशेषता बता रहे हैं कि हाँ मैं बिरहोर हूँ, वो बता रहे हैं अपनी जनजाति के बारे में। अब बात करें पहाड़ी कोरवा, भी उनका भी यही हाल है, ठीक है। तो इनकी जो जीवन शैली और संस्कृति के आधार पर पहचाना जा सकता है कि ये किस जनजाति से हैं। यानी इनकी बोली, आप किसी भी जनजाति से कैसे समझेंगे कि ये दूसरे जनजाति से अलग हैं? पहली बात तो उनकी बोली को ट्रेस करेंगे, उनके आभूषण को, उनके खान पान, उनके रहन सहन। तो ऐसा सिर्फ आप इसके द्वारा ही पता किया जा सकता है। और बहुत सारे जनजातियों को बिरहोर, जो कि श्री जोगेश्वर यादव जी ने बताया कि ये बिरहोर है या नहीं है,
और सरकार आज भी इनसे हेल्प लेती है। इन्होंने बताया कि आज भी सरकार इनसे हेल्प लेती है। अगर किसी व्यक्ति के बारे में कोई भी शंका हो कि ये किस जनजाति से हैं, तो इनसे ज़रूर पूछा जाता है, इनसे राय लिया जाता है कि आप बताइए क्या ये बिरहोर हैं या फिर पहाड़ी कोरवा कोरवा हैं। तो इन्होंने मुझे बताया कि मैं किसी के बोली के आधार पर उनकी संस्कृति, रहन सहन, खान जो उनका पता चलता है, उनका जब खेती करने का तरीका हो, ठीक है, कृषि करने का जो तरीका है, और इन्होंने बताया कि जो बिरहोर हैं वो आप मानोगे नहीं कि ये चावल को बहुत समय तक छुपा के रखते हैं कि कहीं ख़त्म ना हो जाए, ठीक है, इसलिए नहीं खाते। वो डायरेक्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि धान को डायरेक्ट कूट के खा जाते हैं ये लोग, ठीक है। तो ऐसा भी इन्होंने बताया है, बहुत कुछ बताया बिरहोर के बारे में। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे जानकर, तो आपको मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ इनके बारे में। और राज्य सरकार द्वारा घोषित 2 विशेष पिछड़ी जनजातियाँ भुंजिया और पंडो, तो ऐसा कुछ कहानियाँ इनसे संबंधित। उसी तरह बैगा और अबुझमाड़िया, जो कि नारायणपुर में अबुझमाड़िया निवासरत, और बैगा आपको कबीरधाम साइड के जो किनारे वाला इलाका है उस साइड दिखेंगे। जैसे ये क्षेत्र पूरा बैगा अगरिया का क्षेत्र है, ठीक है। तो ये जनजातियों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहीं से एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमने अब तक 3 भागों में बांटा, उत्तरी और मध्य और दक्षिणी के आधार पर। इन्हीं के आधार पर हम समझते हैं जो कि जनजातियों को इस क्षेत्र पर निवासरत हैं, आपके बैगा और अगरिया। और नारायणपुर में सीधा आप आंख बंद करके नारायणपुर कह सकते हैं, अबुझमाड़ी वाला क्षेत्र है। उत्तरी भाग में आपको उराव जनजाति, मांझी, मंझवार, पंडो, भुंजिया, ठीक है, मुंडा जनजाति, ये सब उत्तरी क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। और भैना और जो कि कंवर यहाँ पे पाए जाते हैं इस क्षेत्र में, खासकर बिलासपुर और मुंगेली के आसपास, ठीक है। तो इनको आप समझते हैं, ये इनका जो खेल है जनजातियों को कैसे याद किया जा सकता है, ठीक है। आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, जो बच्चे एनएमडीसी की तैयारी कर रहे हैं आपसे ये पूछेगा क्या ये जनजाति बस्तर संभाग के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। तो एटलीस्ट आप ऑप्शन से तो एलिमिनेट कर सकें कि हाँ भाई, हमने तो वीडियो में सुना था, हमने क्लास सुना था, हमने पढ़ा था कि उत्तरी साइड ये सब जनजातियाँ हैं, दक्षिणी साइड ये सब जनजातियाँ हैं। तो आपके लिए कम से कम एलिमिनेट करते तो बने कि हाँ भाई ये जनजाति उत्तर में है या मध्य में है या दक्षिण में। तो आइए समझते हैं दक्षिण जो कि जनजातियों के बारे में, और नीचे कौन कौन सी जनजाति आती है, मध्य में कौन, उत्तर में कौन। सरगुजा संभाग आपको उत्तर साइड समझना है, और मध्य में आपका 3 संभाग को मैंने बताया, और दक्षिण में बस्तर संभाग। अब जैसा कि हम हर सेशन में कहानी के माध्यम से किसी चीज़ को याद करते हैं, मैं आपके लिए कहानी लेके आया हूँ। आप इस कहानी को समझिए। देखिए, जनजातियाँ बहुत सारी हैं, बहुत कंफ्यूज करता है कि जनजाति कहाँ पर कौन सा निवासरत है। तो एक सिंपल सा सोल्यूशन मैं आपके लिए लेके आऊँ। देखो, राव सो रहा था, राव जो कि आराम से सो रहा था। अब सोते हुए को देख के गुस्सा आ गया, भाई मैं काम कर रहा हूँ तो सो रहा है। तो राव सो रहा था, तो कोरकू आके क्या कर दिया, उसको मुंडन कर दिया, मुंडा कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, मुंडन कर दिया। किसको, राव सो रहा था, कोरकू आया, उसको मुंडन कर दिया। मांझी बोला खैर मुझ पर वार नहीं किया, ठीक है। राव और मांझी क्या कर रहे थे, सो रहे थे। क्या कर रहे थे, अब राव और मांझी सो रहे थे। राव को सोता देखकर कोरकू को गुस्सा आया, उसको मुंडन कर दिया राव को। मांझी बोला भाई खैर मुझ पर वार नहीं किया। पर पंडो आराम से भैया के साथ एकदम बियर पी रहा था ऊपर बैठ के, भैया के साथ बियर पी रहा था ऊपर बैठ के, यानी ऊपर की कहानियाँ है ये। राव सो रहा था, कोरकू उसको मुंडा कर दिया। मांझी बोला खैर खैर मुझ पर वार नहीं किया। पर जो कि पंडो है आराम से भैया के साथ बियर पी रहा था, बियर वही बोतल वाला बियर, ठीक है, किंगफिशर पी रहा था, बढ़िया। अब जनजातियाँ भी पीते हैं भाई, उसमें कोई ये बना लीजिएगा इमेज अपने हिसाब से, ठीक है। तो बियर पी रहा था ऊपर बैठ के, ठीक है। अब देखो, राव सो रहा था, कोरकू आके क्या, ये राव है, सो रहा था। राव और मांझी बढ़िया सो रहे थे, राव और मांझी बढ़िया सो रहे थे। ये कोरकू है, बहुत फनी है, मजाक मस्ती में गया, किसको मुंडा कर दिया, राव को। मांझी बोला अच्छा वो मुझे मुंडा नहीं किया। पर पंडो जो कि आराम से भैया के साथ, अपने बड़े भैया के साथ बियर पी रहा था ऊपर में बैठ के, यानी उत्तरी की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, राव से बनेगा उराव, उराव जनजाति। सो रहा से बनेगा सोता, कोरकू। मुंडन कर दिया, मुंडा, ठीक है। मांझी जो कि वो भी सो रहा था, मांझी बोला खैर, ठीक है। मुझ पर तो वार नहीं किया, तो वार से बनेगा मंझवार, खैर से बनेगा खैरवार, पर से बनेगा पारधी। पंडो, पंडो कौन, बियर पी रहा था पंडो, पंडो से बनेगा पंडोप, बियर पी रहा था बियार जनजाति, भुइया जनजाति, भारिया जनजाति। तो ये सब कहाँ पे निवासरत हैं, सरगुजा संभाग में। और इस सरगुजा संभाग में एक आदमी बहुत कूल है, कौन, भील। भील बहुत कूल है, ये सब कहानी सुन के बढ़िया कूल है, जैसे कि आप कूल हो, आप भील हो। उत्तरी की बात करें तो कहानी आप रिलेट करिए, राव से बना उराव,
कोरकू जनजाति, उसको मुंडन कर दिया मुंडा जनजाति, मांझी जनजाति, खैरवार जनजाति, मुझ पर वार, वार से बनेगा कौन सा वार, आपका मंझवार, ठीक है, मुझवार यानी मंझवार जनजाति, पर पंडो से बनेगा पंडोप, आराम से भैया के साथ भुइयाँ, ठीक है, ये जो भुइयाँ जनजाति, इसलिए मैंने लिखा है भैया के साथ बियर पी रहा था, यानी बियर से बनेगा बियार जनजाति, और पी रहा था। तो यहाँ से आपके बहुत सारे जनजातियाँ ट्रेस हो गए। भील बहुत कूल है, एक और कहानी क्या है, भील बहुत ज़्यादा ही कूल है, तो भील से बनेगा भील जनजाति, कूल से बनेगा कोल जनजाति। तो बहुत कहानी के माध्यम से उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। कितना आसान है, एक कहानी अगर आपको याद है एटलीस्ट आप एलिमिनेट तो कर पाओगे। भाई पीएससी या व्यापम में इतना जनजाति पूछता है कि जनजाति कहाँ निवासरत है, उत्तर में आता है, कभी ऐसा पूछा जाता है, तो आप यहाँ से एटलीस्ट आपकी जनजाति थोड़ी सी ट्रेस तो होगी। तो देखिए कवर्धा, ये जो कोरबा है, कोरबा वाले ज़्यादातर कोरबा बोलते हैं, ऐसा याद रखिएगा, जो कि पहाड़ी कोरबा भी ऊपर ही मिलेगा आपको। और कोरबा जनजाति ना केवल आपका ये कोरबा जिला में निवासरत है, बल्कि जो कि यहाँ का सरगुजा जो है, सरगुजा क्षेत्र में भी निवासरत है, इसलिए मैंने उस एरो को ऊपर की ओर भी डाइवर्ट किया है। तो कोरबा जनजाति कोरबा में मिलता है। कोरवा, ये कोरबा जनजाति कहाँ पे पाया जाता है, कोरबा क्षेत्र में पाया जाता है, ये आपका कोरबा वाला क्षेत्र है। न केवल कोरबा बल्कि सरगुजा में भी पाया जाता है, कि उत्तरी ये जो सरगुजा क्षेत्र है वहाँ पर भी पाया जाता है। तो ये हो गई उत्तर संभाग, जो कि उत्तर हमने यही डिवाइड किया था। उत्तर सांस्कृतिक की जनजातियों को मैंने आपको एक बार में एक कहानी के माध्यम से जोड़ दिया, ठीक है, आपको एक कहानी के माध्यम से जोड़ दिया, ठीक है। तो ये रहा आपका कंप्लीट उत्तर साइड का। अब उत्तर में देखिए ये जो पूरा क्षेत्र है, आपको मैं ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरी जनजातियों के बारे में, उराव जनजाति, सोता जनजाति, कोरकू जनजाति, मुंडा जनजाति, मांझी जनजाति, मंझवार, खैरवार, पारदी, पंडोप, बियार जनजाति, भुइयाँ, भारिया, तो ये सारी जनजातियाँ उत्तर क्षेत्र में पाई जाती है। और कोरबा से आपका निकला कोरवा, और ये जाके सरगुजा में भी इनका निवासरत है। तो ये जनजातियाँ यहाँ पे निवासरत है। और भील बहुत ही कूल है। भील कहाँ पर पाया जाता है, खासकर कोरिया, एमसीबी, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में भील और कोल जनजाति पाई जाती है। बाकी ये पूरा आपके जनजाति यहाँ पे भी पाई जाती है। तो ऐसे जनजातियों को आप याद करेंगे। अब देखिए, अब आते हैं आपके दूसरे भाई साहब। एक कहानी और, पहला कहानी ऊपर का खत्म, बीच वाले का कहानी याद करते हैं। बैगा लोग जहाँ भी पाँव रखते हैं बहुत धनवान हो जाते हैं। बैगा लोग जहाँ भी पाँव रखते हैं बहुत धनवान हो जाते हैं। बैगा लोग के पास धन बहुत होता है, और बैगा लोग के पास धन बहुत होता है, और ये खासकर बिलासपुर में घूमते हैं, ये लोग बिलासपुर के आसपास घूमते हैं। तो देखिए बैगा लोग जहाँ भी पाँव, ठीक है, तो पाँव से बनेगा पाँव जनजाति। बैगा जनजाति जहाँ भी पाँव रखते हैं धनवान हो जाते हैं, तो धनवान से बनेगा धनवार जनजाति, ठीक है। पास बहुत धन होता है, प्रधान जनजाति। तो धन धन से आप ट्रेस करेंगे तो धनवार, पाव जनजाति, प्रधान जनजाति। तो जो पिंक वाला शेडेड है, ठीक है, ये आपका बिलासपुर है, ये आपका मुंगेली है, और ये आपका कबीरधाम, जो कि कवर्धा कबीरधाम, ठीक है। ये तीनों में जो है, ये क्षेत्र में क्या पाया जाता है, धनवार जनजाति, पाव, प्रधान। और मैंने आपको पहले ही बताया है, ये जो गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही, मुंगेली, ठीक है, आपका कबीरधाम, ठीक, और ये जो दुर्ग क्षेत्र में है, ये सब क्या पाया जाता है यहाँ पर, खासकर बैगा, राजनांदगांव तक क्या पाया जाता है, बैगा जनजाति पाया जाता है, ठीक है। देखिए ये जो क्षेत्र है आपको ट्रेस करिए, ये देखिए बैगा जनजाति को मैं बना रहा हूँ आपके सामने रेड मार्क से। ये पूरा क्षेत्र बैगा और अगरिया, कौन कौन से, बैगा और अगरिया। अब ये जो बिलासपुर से लेके मुंगेली और कवर्धा तक, जो बैगा लोग के पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा धन होता है, धनवान होते हैं, प्रधान। तो प्रधान कहा जाता है उनको, प्रधान है भाई, धन ज़्यादा बहुत है, तो धनवार, पाव जहाँ भी रखते हैं धनवार। तो एक कहानी के माध्यम से आपका हो गया इस तरफ का, लेफ्ट हैंड साइड के कुछ जनजातियों को मैंने कवर किया। अब थोड़ा सा राइट साइड वाले जनजाति को भी समझना पड़ेगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए राइट साइड वाले, ठीक है, राइट साइड वाले ये जो भिंजवार, सोरा, कंडरा, भुंजिया, कमार, ठीक है, ठीक है। तो ये जो कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके क्षेत्र में, इस क्षेत्र में आपके पाए जाएंगे भिंजवार, सोरा, कंडरा, भुंजिया और कमार। अब ये क्षेत्र को आप ट्रेस करेंगे, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ से नीचे के चालू होता है आपका भिंजवार लोग का, भिंजवार जनजाति लोग का यहाँ पे चालू होता है, खासकर ये क्षेत्र। अब ये क्षेत्र अगर जिला का आपको मैप अच्छा से याद है तो कौन सा, ये बलौदा बाजार, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद,
इस क्षेत्र में कौन पाए जाते हैं? भिंजवार, सौरा जनजाति, कंडरा, भुंजिया और कमार जनजाति। उत्तरी साइड भैना, कंवर, बिरहोर और नगेशिया। नगेशिया वालों का जो है ये जो नगेशिया वाला क्षेत्र है, बिरहोर आपका ये जो ऊपर उत्तरी साइड में बिरहोर पाया जाता है। कौन कौन सा? उत्तरी साइड जैसे जशपुर हो गया, ठीक है, जशपुर रायगढ़ साइड आपका बिरहोर, जो कि मैंने नीला रंग से बना दिया है ना। भैना कंवर जस्ट बिलासपुर से चालू करके ये पूरे रायगढ़ तक जो बीच वाला हिस्सा है, भैना जनजाति, कंवर जनजाति, बिरहोर जनजाति, नगेशिया जनजाति, ठीक है, ऐसे जनजाति को आपको ट्रेस करना है। अब जो बच्चे एनएमडीसी के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समझना होगा बस्तर क्षेत्र की जनजाति को। सबसे ज़्यादा यहाँ पे फैला है हल्बा जनजाति। अगर मैं इनकी बात करूँ, इनकी एक विशेषता है हल्बा जनजाति की, क्या है? आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा समृद्ध है ये, है ना, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा समृद्ध जनजाति विशेष में आपसे पूछा जाता है, ये पूछा जाएगा कि आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति कौन सी है? हल्बा, जो कि नारायणपुर से चालू होके आपका कांकेर, नारायणपुर से चालू होके कांकेर, आपका बस्तर, ठीक है, कोंडागांव, ये पूरा क्षेत्र में कौन कौन है? हल्बा वाले बसे हुए हैं, आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति, और खासकर ये खेती करते हैं, ठीक है। ये हो गया कहानी इनके बारे में। अब जो मुड़िया है, मुड़िया कहाँ? बस्तर हो गया आपका नारायणपुर, ठीक है। नारायणपुर में न केवल सिर्फ अबुझ माड़िया है, यहाँ थोड़ा सा मुड़िया पाया जाता है, मुड़िया जनजाति, है ना, और कोंडागांव और आपका बस्तर साइड, ये आपका बस्तर है। तो ऐसे मुड़िया जनजाति को आपको समझना होगा। दंडामी माड़िया खासकर ये दंतेवाड़ा। मुड़िया जनजाति कहाँ पे? नारायणपुर एनआरपी प्लस कोंडागांव प्लस आपका बस्तर, ये क्षेत्र में मुड़िया जनजाति का जो निवासरत है। हल्बा उत्तरी साइड से चालू होता है और नीचे, ठीक है, जस्ट राजनांदगांव के नीचे से आपका चालू होता है। कौन सा? यहाँ पर मौला मानपुर से आपका चालू होगा, कांकेर पहुँचे, नारायणपुर पहुँचे और बस्तर पहुँचे, सुकमा साइड पहुँचे। तो ये हल्बा लोग का खेल है, ठीक है, यहाँ तक हल्बा आ चुका था। सुकमा में एक जनजाति खास निवासरत है, दोरला जनजाति, ठीक है। सुकमा में दोरला, सुकमा और बस्तर में माड़िया जनजाति, और बस्तर में खासकर भतरा और गदबा जनजाति। तो ये जनजातियों को आपको समझना होगा कि प्लेसेस के हिसाब से, ठीक है। तो यह है कुछ कहानी इनसे संबंधित। अब देखिए, अब तीनों को मिक्स करते हैं। हमने उत्तर से एक कहानी पढ़ा जो कि राव और मांझी सो रहे थे, कोरको को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, मुंडन कर दिया। मांझी बोला खैर मुझ पर तो वार नहीं किया, पर पंडो जो कि भैया के साथ बढ़िया बियर पी रहा था, ये कहानी। लेकिन अब मैं इनको बाकी को कहानी से इसलिए कनेक्ट नहीं कर पाया, ये भैना, कंवर, बिरहोर, नगेशिया को, क्योंकि बहुत ही अलग है, सिंपल साइड से है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा अलग रखा है। और बैगा गरिया लोग जहाँ भी पाँव रखते हैं, धनवार, प्रधान, तो ये जो धनवार प्रधान क्षेत्र हो गया बैगा गरिया, ठीक है। और यहाँ पे परजा और धुरवा जनजाति इस पूरे क्षेत्र में कह सकते हैं, बस्तर संभाग के निचले हिस्से में परजा, धुरवा। हल्बा जो कि यहाँ से नारायणपुर के ऊपर मौला मानपुर से चालू होकर नीचे बस्तर तक हल्बा जनजाति। मुड़िया बीच वाले क्षेत्र में, दंडामी माड़िया दंतेवाड़ा क्षेत्र में। माड़िया जनजाति आपका माड़िया जो कि सुकमा बस्तर तक चालू होता है, माड़िया मिलता है। भतरा गदबा खासकर बस्तर में, और बीच में आगे आपके भिंजवार, सौरा, कंडरा, भुंजिया, कमार, ये सब जनजातियां हैं, ठीक है। अब जो बच्चे खासकर एनएमडीसी की तैयारी कर रहे हैं, मैं जब पर्व और त्यौहार बताऊंगा, अब आपसे यहाँ पूछा जाता है पर्व और त्यौहार, आपको मैप बनाने नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर आपने इसको समझा होगा, ठीक है, तो आपको एटलीस्ट यहाँ से ट्रेस कर पाओगे। तो यहाँ से पूछे जाने वाले जो जनजाति के ऊपर विशेष कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि सबसे आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति कौन सी है, ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सी है, इसका पता होना चाहिए। गोंड जनजाति, ठीक है, गोंड जो कि सबसे बड़ी जनजाति समूह है। सबसे छोटी जनजाति सौर, सबसे छोटी जनजाति समूह के आधार पर सबसे छोटी जनजाति है सौर। और ये सौर जनजाति खासकर महासमुंद में निवासरत है। ये जो यहाँ पर जो गरियाबंद के ऊपर ये महासमुंद है, इस महासमुंद में इनका निवासरत है सौर जनजाति का। और गोंड जनजाति उत्तरी और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, जो बस्तर संभाग और उत्तर साइड में पाया जाता है। अब सबसे पिछड़ी जनजाति पूछे तो याद रखना है अबुझ माड़िया, ये जो क्षेत्र है नारायणपुर का, यहाँ पे अबुझ माड़िया जो कि सबसे ज़्यादा पिछड़ी जनजाति है, ठीक है। सामाजिक दृष्टि से उच्च जनजाति जो कि भतरा, सामाजिक दृष्टि से उत्तरी सबसे उच्च जनजाति कौन सी है? भतरा, जो खासकर बस्तर क्षेत्र में पाया जाता है, भतरा और गदबा,
ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जब इसका मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा। अभी हमने इसको संस्कृति, इनके लोक जो कि जीवन शैली के आधार पर इन जनजातियों का विवरण किया है, उत्तर संभाग, मध्य और बस्तर, ठीक है, यानी सरगुजा और मध्य में हमने 3 संभाग लिए और निचले हिस्से में, ठीक है। तो इनको हम बाद में भाषा के आधार पर भी समझेंगे और साथ साथ इनकी उपजाति और बोलियों को भी समझेंगे। अब हम जब भी बात करते हैं जनजाति या अनुसूचित जनजाति, इसका जो विकास है, विकास प्राधिकरण कि बस्तर क्षेत्र में कहाँ पर है, सरगुजा में कहाँ पर है और मध्य क्षेत्र में कहाँ पर है। तो अगले सेशन में पार्ट 2 में हम इसको लेके आएंगे। आप अभी तक इस मैप को समझिए। ये पार्ट 1 था जनजातियों से संबंधित, क्योंकि आपका एक बार अगर ट्रेस हो गया कि कौन से जनजातियों को निवासरत कहाँ कहाँ पर है, तो बाद में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी डाउट है तो, और हमारे चैनल से बने रहिए। आपका जनजाति और पर्व जल्द ही कंप्लीट किया जाएगा। पार्ट 1 आज मैं आपका जनजाति यहाँ किया हूँ कंप्लीट। इसकी बोली और जाति से संबंधित जो मुख्यालय है कहाँ पर है, सरगुजा क्षेत्र में इसका कहाँ पर है, ठीक है, या फिर बस्तर में कहाँ पर है, सरगुजा में कहाँ पर है, इस चीज़ को हम समझेंगे, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट ऐसे ही टॉपिक और करंट अफेयर्स हमारे सेशन पे आपके लिए डेली लेके आ जा रहा है। उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए चैनल के बारे में जो अभ्यर्थी इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पीएससी हो, व्यापम हो या एनएमडीसी की हो।